हेलो एवरीवन। अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। और ये जो टॉपिक है जो हमारा यूपीएससी मेंस में जो सब्जेक्ट है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, उसका जो सेकंड पेपर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, उसका जो सेकंड टॉपिक है जो कॉमर्शियल बैंक एंड देयर फंक्शंस, उसका सेकंड पार्ट है। इस कॉमर्शियल बैंक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस। तो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस की हम बात करें तो कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं प्राइमरी फंक्शन, दूसरे जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं? जो फंक्शंस प्राइमरी है, मेन है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है बैंक के लिए, वो फंक्शन है, वो है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है? मेन तो जो बैंक का काम है जिससे बैंक अपनी अर्निंग करता है वो क्या होता है? कस्टमर से सेविंग, जो उसके कस्टमर हैं जिनके बैंक में अकाउंट है उनसे सेविंग एक्सेप्ट करना, उनके पैसे अपने पास रखना और उनसे लोन प्रोवाइड कराना, ये प्राइमरी फंक्शन है। अदर जो सेकेंडरी फंक्शन है वो है यूटिलिटी फंक्शन या फिर एजेंसी फंक्शंस। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस। अब प्राइमरी फंक्शन भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एक्सेप्टिंग लोन। एक्सेप्टिंग लोन में बैंक क्या करेगा? जो कस्टमर है उनसे लोन एक्सेप्ट करेगा। लोन किस किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा वो अलग एक हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। उसके बाद जो बैंक ने लोन एक्सेप्ट किया उससे क्या करेगा? कस्टमर को ही वो लोन एंड एडवांस ग्रांट करेगा, वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेप्टिंग लोन्स। एक्सेप्टिंग लोन्स में बात करें तो जो सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट है, वो है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? जिसका भी बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो वो जो हम अपने सेविंग अकाउंट में जितने पैसे रखते हैं, जितना पैसा डालते हैं, वो होता है सेविंग डिपॉजिट। अब इसमें क्या रहता है? सेविंग अकाउंट में या सेविंग डिपॉजिट में हम किसी टाइम कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं और कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। इसमें क्या रहता है? इसमें इंटरेस्ट रेट है वो कम रहती है। इसमें नॉर्मली आज के दिन हम देखें तो 3.5% के आसपास इसमें इंटरेस्ट रेट रहती है। तो ये हो गया हमारा सेविंग डिपॉजिट। उसके बाद आता है हमारा फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट क्या होता है? इसमें ये रहता है हमें जो पैसा जमा कराया है वो हम जो बैंक से निकालेंगे वो पर्टिकुलर टाइम के बाद ही निकालेंगे। जैसे मान लो मैंने एफडी कराई बैंक में और वो एफडी कराई 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। तो अगर मैंने मैच्योरिटी से 1 या 2 दिन पहले भी पैसे निकाले तो उससे मुझे क्या नुकसान होगा? उससे मुझे कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये इसमें रहता है। अगर आप लेकिन फिर लोग एफडी क्यों कराएं? एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट है सेविंग से ज्यादा रहता है। वो कितना रहता है? अराउंड 6% to 10% के बीच में रहता है। तो एफडी में के बाद आता है हमारे पास रेकरिंग डिपॉजिट। वैसे तो फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या रहता है? जैसे फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा जमा कराओगे, मान लो सपोज आपने 1 लाख रुपया 1 जनवरी को डिपॉजिट करा दिया और आप उसकी मेच्योरिटी डेट है 31 दिसंबर। तो आपको 31 दिसंबर में 1 साल के बाद आपका पैसा मिलेगा। लेकिन आप रेकरिंग डिपॉजिट में क्या करोगे? आप जो 1 लाख है उसको आप किस्तों में डिवाइड करके फिर डिपॉजिट कराओगे। जैसे मान लो 20,000 आपने 1 जनवरी को करा दिया, 20,000 1 फरवरी को करा दिया, 20,000 फिर 1 मार्च को करा दिया। ऐसे कर करके आपके जब 1 लाख पूरे हो जाएंगे वो आपका रेकरिंग डिपॉजिट है। आप एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करा रहे हो लेकिन किस्तों में जमा करा रहे हो, वो है रेकरिंग डिपॉजिट। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी रहेगी? मतलब 4.5 से 8% ऐसे कुछ इनके बीच में रहे। अब इन तीनों में क्या है? सबसे कम जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स डिपॉजिट में सेविंग में रहेगी, उस सबसे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट में रहेगी। रैकरिंग की इन दोनों के बीच में रहेगी। और उसके बाद हमारे पास आता है करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट या करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट या करंट डिपॉजिट वो होता है जब कोई बिजनेसमैन है, मोस्टली ये जो बिजनेस करते हैं उन्हीं के लिए होता है, जिनका काम, तो वो बैंक में जाके अकाउंट खुलवाएंगे। उनके लिए क्या रहता है? उनको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। किसी भी टाइम कितना पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो वो क्या करेंगे? अपने चेक निकाल के दे देंगे। वो करंट अकाउंट से पैसे उनका मोस्टली काम चेक में होगा। तो अब इसमें क्या रहता है? इसमें आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगी, उल्टा बैंक आपसे कुछ पैसे चार्ज कर लेगा।
आपके बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए। लेकिन आजकल कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपको, प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जो 1-2% इस पे भी इंटरेस्ट दे देते हैं ताकि कस्टमर को वहां पे अकाउंट खुलवाने के लिए। तो करंट जो डिपॉजिट है या करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है? सेविंग अकाउंट में आप पैसे जमा करा रहे हो, करंट अकाउंट में भी पैसा जमा करा रहे हो, लेकिन करंट अकाउंट में क्या आप किसी भी टाइम कितना ही पैसा जमा कराओ, किसी भी टाइम कितना ही पैसा निकाल लो। लेकिन सेविंग जो अकाउंट है उसमें कुछ लिमिटेशन रहती है कि आप बैंक में जाओगे तो आप इतनी ट्रांजेक्शन करोगे, या आपके पास एटीएम है तो इतनी ट्रांजेक्शन करोगे, उसके बाद आपको अगर उससे ज्यादा करोगे तो आपको इतना चार्जेस देने पड़ेंगे, ये है वो है। ये आपके करंट डिपॉजिट में नहीं होता। आप कितनी भी ट्रांजेक्शन हो, आप दिन में 100 ट्रांजेक्शन करो, आप दिन में 10,000 ट्रांजेक्शन करो, एक भी ट्रांजेक्शन मत करो, तो वो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब सबसे कम इसमें सबसे कम इंटरेस्ट रेट रहती है, फिर उसके बाद इसमें आती है, फिर रैंकिंग में आती है, फिर सबसे ज्यादा इसमें आती है। ये तो हो गया बैंक का प्राइमरी फंक्शन में जो पहला पार्ट है, एक्सेप्टिंग लोन्स। उसके बाद आता है दूसरा पार्ट, बैंक ने पैसे अपने पास इकट्ठे कर लिए, तो अब उनको क्या करेगा, वो कस्टमर्स को लोन देगा और एडवांस देगा। उसमें हम देखें तो सबसे पहले आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है? मान लो मेरे अकाउंट में पैसे हैं 1 लाख रुपए और मुझे जरूरत है 1,10,000 रुपए की, और मैं 1,10,000 रुपए निकालने जाता हूं, तो वहां से मैं पैसे निकाल लेता हूं और बैंक मुझे 1,10,000 अलाउ कर देता है। तो ये है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, यानी मतलब आपके अकाउंट में पैसे कम, आप ज्यादा निकाल रहे हो। ये फैसिलिटी आपको कब मिलती है? इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है बैंक में। आप ऐसे सिंपली ओवरड्राफ्ट नहीं कर सकते, या इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए बैंक आपकी हिस्ट्री देखेगा, आप कितना डिपॉजिट करते हो, कितना आपका किस तरह का काम है। तो जिस हिसाब से आपकी लिमिट बनेगी, बैंक आपको बता देगा कि आप 1 लाख तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, 10 लाख तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, या फिर 2,000 तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। वो आपकी जो सेविंग्स है, जो जिस तरह का आपका काम है, उस हिसाब से आपकी लिमिट इसमें सेट कर देंगे। उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद आता है हमारे पास कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट क्या होता है? आपके पास मान लो शेयर है, डिवेंचर है, इस तरह के फाइनेंशियल आपके पास परचेजेस हैं, तो आप क्या करोगे, बैंक में उसके बदले आप कैश क्रेडिट दे सकते हो बैंक से। बैंक आपको इनके बदले कैश क्रेडिट दे देगा। उस कैश क्रेडिट को आप सारे को निकाल सकते हो, या एक पैसे को भी नहीं निकाल सकते हो। अगर आप मान लो बैंक से आपने कैश क्रेडिट लिया, आपके पास 10 लाख रुपए के शेयर थे, उसके बिहाफ पे आपने कैश क्रेडिट लिया, बैंक ने कुछ काट के या कुछ देख के कि आपको 2 लाख का कैश क्रेडिट दे दिया। आप 2 लाख रुपए में से आपने 1 लाख रुपए भी नहीं निकाला, या फिर आपने 1 पैसा भी नहीं निकाला, लेकिन जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो 2 लाख पे चार्ज करेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने तो 1 पैसा भी नहीं निकाला, सारा का सारा मेरा तो बैंक में ही पड़ा है। लेकिन बैंक ने तो आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी दे दी, आप उससे निकालो या ना निकालो, बैंक उस पर चार्ज करेगा। अगर आपने 2 लाख के 2 लाख निकाले तो भी वही इंटरेस्ट लगेगा, 1 पैसा भी नहीं निकाला तो भी वही इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद आता है जो मेन फंक्शन होता है बैंक का, लोन्स। अब आपको किसी को लोन भी कई तरह के होते हैं, जैसे हाउसिंग लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, या जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए लोन हो गया, अगर किसी एजुकेशनल लोन हो गया। अगर किसी को किसी तरह का लोन चाहिए तो बैंक यहाँ जाएगा। अब इसमें क्या रहता है, बैंक देखता है आपकी जो सेविंग में कितने पैसे हैं, आपके पास जो एसेट्स हैं वो किस तरह की हैं, कोलेटरल, नॉन कोलेटरल, मूवेबल, इमूवेबल, कितनी आपके पास प्रॉपर्टी है, उसको जांच करके आपकी आरटीआई देखेगा, आईटीआर देखेगा, आपकी जो रिटर्न है वो कितने पैसे की, उस हिसाब से आपको लोन वो देगा। जितना सिक्योर होगा लोन, उतने आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें डिस्काउंटिंग की, तो डिस्काउंटिंग क्या रहता है? डिस्काउंटिंग में ये रहता है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने क्या किया डिस्काउंटिंग में कि परचेज किया उधार में किसी से, और उधार में परचेज करके मान लो 10 लाख रुपए का उधार में परचेज किया, और सामने वाले को बोल दिया कि मैं जो आपको पेमेंट करूंगा वो 31 दिसंबर को करूंगा, या आज के दिन में हम देखें तो वो बोलता है मैं जो आपकी मैंने उधार में परचेज तो कर लिया 10 लाख का, लेकिन जो मैं पेमेंट है आपकी करूंगा 31 जनवरी को, और वो आपको एक बिल ऑफ डिस्काउंटिंग लिख के दे देता है, एक बिल लिख के दे देता है कि ये मैं रिटर्न में दे रहा हूँ 31 तारीख को मैं। लेकिन आपको 31 जनवरी से पहले पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप बैंक के पास जाओगे कि ये फला फला बिजनेसमैन ने मुझे लिख के दिया है और वो मुझे 31 जनवरी को 10 लाख रुपए दे देगा और मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए।
बैंक क्या करेगा, एक अपना जो अमाउंट है डिस्काउंट जो चार्ज करके कुछ जो पैसा बनेगा वो उसको दे देगा। अब बैंक इसमें क्या, जब बैंक उससे कंफर्म करेगा हाँ आपने इनसे माल लिया है, आप इनको 31 जनवरी को पे करेगा, सामने वाला बोल देता हाँ मैं पे करूंगा, तो उसमें क्या है, उसके बाद बैंक उससे लेगा पैसे और आपको डिस्काउंट काट के कुछ जो पैसे बनेंगे आपको वो दे देगा। ये इसमें डिस्काउंटिंग में रहता है। उसके बाद जो बैंक के जो दूसरे फंक्शन आते हैं वो बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। जो प्राइमरी फंक्शन तो बैंक के एक्सेप्टिंग लोन और ग्रांटिंग लोन ही होता है। उसके बाद जो सेकेंडरी फंक्शन होते हैं वो होते हैं एजेंसी फंक्शंस और यूटिलिटी फंक्शंस। अगर हम देखें एजेंसी फंक्शन की बात करें तो इनमें आता है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ फंड्स। जैसे मुझे अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में 10 लाख रुपए भेजने हैं तो वो आएगा